जय हिंद। आज इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे मैं पूरी साइंस की संग्रह करके पूरे इंट्रोडक्शन को आप सभी के बीच प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, तो आइए आप सबको हम बताते हैं कि साइंस जो है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंस जो है, साइंस एक लैटिन शब्द है। साइंस एक लैटिन शब्द है, सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, अर्थात इस प्राकृतिक में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस अर्थात विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? इस प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंटिया शब्द है, इस सिंटिया का ही मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान है। अर्थात इस पृथ्वी पे जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों की क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो आप विज्ञान का सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये जो विज्ञान है, साइंस है, इस शब्द को 1883 ईस्वी में विह्वेल ने दिए थे। आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाता है। गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, तो हम अब तक क्या बताए हैं? साइंस जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है। इस लैटिन शब्द में सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ ज्ञान होता है और इसी ज्ञान का जो प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थ होते हैं, इसका क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान अर्थात साइंस शब्द को किसने दिया? तो विह्वेल ने 1883 ईस्वी में दिए। आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो को कहा जाता है। लेकिन तो अब तक जो हम बतलाए साइंस का इंट्रोडक्शन, तो उसमें क्या बतलाया है? साइंस एक लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है ज्ञान होता है। अर्थात आप साइंस का परिभाषा बता सकते हैं, प्रकृति में उपस्थित सभी पदार्थों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस साइंस शब्द को 1883 ईस्वी में विह्वेल नामक वैज्ञानिक ने दिए। ठीक है, और ये जो साइंस जो है, इस साइंस की आधुनिक पिता गैलीलियो को माना जाता है। यहाँ तक हम आप लोगों को बतला दिए। अब साइंस का दैनिक जीवन में हमारा क्या योगदान है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। साइंस जो है बाबू, साइंस एक कंसेप्ट का नाम है। यह साइंस जो होता है किसी भी चीज के प्रमाण को मांगता है। यह साइंस 3 तथ्य, व्हाट, व्हाई और हाउ, इस 3 तथ्यों पर साइंस कार्य करता है। कोई भी घटना घटा तो क्या घटा, घटा तो क्या घटा, घटा तो कैसे घटा, इन तीनों तथ्यों पे जब बिल्कुल तर्क वितर्क होती है, तब जाकर के साइंस उस बात को क्या देती है? सेटिस्फाइड देती है कि हाँ ये बातें सही है। जैसे एक टायर है, जिस टायर के अंदर जब आप हवा भरते हैं तो वह टायर क्या होता है? कभी फट जाता है। तो वहाँ पे साइंस तर्क मांगती है आपसे कि आखिर टायर फटा तो क्यों फटा? तो आप बता सकते हैं
कि हवा अधिक भरे जाने के कारण उस पर दाब बढ़ा और क्या हुआ, टायर फट गया। क्या हुआ, तो उसमें हवा भरा गया। कैसे फटा, तो अधिक फूलने के कारण क्या हो गया, फट गया। जब इस तीनों तथ्यों पे तर्क वितर्क हुई तब जाकर के साइंस उसका सत्यापन दिया और इस बात को सही माना। तो साइंस जब तक सत्यापन नहीं पूर्ण होगा तब तक इस बात को नहीं मानेगी। तो साइंस कितने चीज़ों पर कार्य करती है, व्हाट, व्हाई और हाउ। इतनी सारी स्पष्टीकरण देने के बाद साइंस पहुंचता है कि इस पृथ्वी पे जितनी सारे पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ सिर्फ और सिर्फ दो रूप में ही हैं। एक सजीव के रूप में है और एक निर्जीव के रूप में है। एक सजीव के रूप में है और एक निर्जीव के रूप में है। जब साइंस के रूप में जब हम निर्जीव के सापेक्ष ज्ञान करने के लिए जब आगे बढ़े तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक अलग से साइंस की शाखा दिया जिसे हम लोग फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। जब हम सजीव वस्तुओं के, सजीव पदार्थों के संदर्भ में अध्ययन करने चले तो वहाँ पे हमारे वैज्ञानिकों ने एक अलग से साइंस की शाखा दी जिसे बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। जिसे हम लोग सजीव के संदर्भ में कौन सी साइंस की शाखा बनी, बायोलॉजिकल शाखा। और साइंस के दूसरी शाखा फिजिकल साइंस जो किसके कंसेप्ट में है, निर्जीव के कंसेप्ट में है। तो हालांकि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल साइंस अर्थात सजीव, लेकिन थोड़ा सा हम निर्जीव यानी फिजिकल साइंस के बारे में बातचीत कर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करने के लिए जब आगे बढ़े तो यहाँ पे निर्जीव दो रूप में दिखलाई दिए, एक एनर्जी और एक मैटर। ठीक है, एक एनर्जी के रूप में और एक मैटर के रूप में। ठीक है, तो जब हम एनर्जियों के बारे में अध्ययन करने लगे तो हमारे वैज्ञानिकों ने इस एनर्जी का अध्ययन करने के लिए एक साइंस की एक अलग शाखा फिजिक्स बना देगी। और जब हम मैटर के रूप में अध्ययन करने बढ़े तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक साइंस की अलग शाखा केमिस्ट्री बना दी, केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया। तो फिजिक्स यानी भौतिकी के और रसायन का अध्ययन कहाँ करते हैं हम, निर्जीव वस्तुओं के संदर्भ में करते हैं। तो आप फिजिक्स का परिभाषा आसानी से बतला सकते हैं कि विज्ञान भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस प्रकृति में उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जाओं का हम क्रमबद्ध अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिकी के अंतर्गत यानी फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा बतला दीजिएगा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी ऊर्जाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। ठीक है, केमिस्ट्री, जब हम इस केमिस्ट्री के पास पढ़े तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का हम सभी गुण धर्म के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो उसका भी सिंपल सी परिभाषा बतला दीजिएगा, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की पदार्थों के गुण, उनके व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। तो आइए फिर से इसको जितने बतलाए हैं उस सभी को एक चार्ट में बतला देते हैं, उसको एक जगह आप सभी लिख लीजिएगा। साइंस, साइंस को प्रारंभ में कितने शाखाओं में बांटा गया, दो शाखाओं में, एक निर्जीव के संदर्भ में और एक सजीव के संदर्भ में। तो निर्जीव के लिए क्या बनाया गया था बाबू, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और सजीव के लिए क्या बनाया गया था,
बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। तो इस निर्जीव के संदर्भ में हम कुछ बतला दिए थे कि जब इस निर्जीव को भी बारी बारी से अध्ययन कर जब किया जाने लगा तो ये निर्जीव कितने वर्गों में बट गए? 2 वर्गों में, एक एनर्जी के आधार पर और एक मैटर के आधार पर। तो एनर्जी के लिए कौन सी साइंस की शाखा बनाई गई? फिजिक्स, और मैटर के लिए केमिस्ट्री। ठीक, यहाँ तक के पूर्ण हो चुका था। अब हमारा मेन जो टॉपिक है बायोलॉजिकल साइंस है। जब इस सजीव रूपी साइंस की अध्ययन जब किया जाने लगा तो ये पता चला कि इस पृथ्वी पे सजीव जो हैं 2 रूप में बटे हैं। जैसे एक है एनिमल और एक है प्लांट। तो एनिमल और प्लांट है। अब यहाँ पे इस दोनों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने एनिमल के लिए एक अलग सी शाखा जूलॉजी और प्लांट के लिए एक अलग सी शाखा बोटनी को बना दिए। अर्थात जूलॉजी जंतु विज्ञान, बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं और बोटनी के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी जो है इस बायोलॉजी को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे, परंतु अब तक इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो अब इस बायोलॉजी को हम विस्तार से देखेंगे क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, एक ऐसा शब्द है जी, बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। ओके, तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ का मतलब जीवन, स्टडी का मतलब अध्ययन। आप बोल सकते हैं बायोलॉजी का सिंपल सी परिभाषा, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो इस बायोलॉजी को फिलहाल एक दूसरे नामों से लाइफ साइंस के भी नाम से जाना जा रहा है। लाइफ साइंस के भी नाम से जाना जा रहा है क्योंकि यह बायोस और लोगोस से, जिसमें बायोस का अर्थ क्या होता है? लाइफ है, और लाइफ का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस बायोलॉजी की जो जनक है, इस बायोलॉजी शब्द को कब लाया गया, किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा इसमें झोल रहता है, तो थोड़ा सा उसको बारीकी से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी के जो पिता हैं, बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, और बायोलॉजी शब्द को किसने लाया, या बायोलॉजी शब्द का निर्माण कब हुआ, या बायोलॉजी शब्द को किसने प्रस्तुत किया, कब लाया गया, इत्यादि सभी प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तब आप बतला दीजिएगा। 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेवेनस, लैमार्क और ट्रेवेनस, लैमार्क और ट्रेवेनस ने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द को दिए। बायोलॉजी शब्द को दिए। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के पिता लैमार्क और ट्रेवेनस को नहीं कहा जाता है। इसका रीजन है, ध्यान से समझिएगा। अरस्तु का जो समय है, अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना गया है।
और लैमार्क और ट्रेवेनस का जो समय है वह 18वीं शताब्दी में माना गया है। 18वीं शताब्दी में किनका समय था? लैमार्क और ट्रेवेनस का। और अरस्तु साहब का समय कब था? 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक है। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि पहले ईस्वी आया है कि पहले ईसा पूर्व आया है? तो पहले ईसा पूर्व आया है। और अरस्तु साहब इस बायोलॉजी के बारे में जितने भी जीवन का अध्ययन होता है उन सभी जीवन के अध्ययन के बारे में अरस्तु साहब इस 384 से 322 ईसा पूर्व के बीच बता करके चले गए थे। इन सभी जीवों का अध्ययन, इन सभी जीवों की क्रियाकलाप के बारे में अरस्तु साहब एक पुस्तक लिखे थे जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलम। हिस्टोरिया एनिमलम। इस हिस्टोरिया एनिमलम नामक पुस्तक को लिखकर इसमें 500 प्रकार की जानवरों के जीवन के बारे में चर्चा किए और 500 प्रकार के जीवन के बारे में चर्चा करके और वो क्या हो गए? अपने इस दुनिया से चले गए। ठीक है, जिसके कारण बहुत पहले ही जीवों के जीवन के बारे में बता देने के कारण अरस्तु साहब को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। और बायोलॉजी शब्द को किसने दिया? तो वह लैमार्क और ट्रेवेनस ने 1801 ईस्वी में दिए। इनका जो काल है वह कब है? 18वीं शताब्दी में है। ठीक है, तो अभी आपको हम बतलाएं कि बायोलॉजी के जितने भी इतिहास थे, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु साहब हैं। क्यों हैं? कारण भी बतलाएं। ठीक है, बायोलॉजी शब्द को कब दिया गया, किसने दिया, ये भी आपको बतलाएं। ठीक है, तो बायोलॉजी का सिंपल सी परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो बतला सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो इस जीव विज्ञान को आगे हम अगले चार्ट में बांटे भी थे कि जो हमारा जीव विज्ञान है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी को 2 शाखा में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी का सिंपल सी परिभाषा बतला सकते हैं। जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। हाँ, याद रखिएगा, अरस्तु साहब को बायोलॉजी का भी पिता और जूलॉजी का भी पिता कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु साहब जो अपनी पुस्तकें हिस्टोरिया एनिमलम जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ जानवरों के बारे में चर्चा किए थे। उसमें 500 प्रकार के जानवर के बारे में चर्चा किए थे। इसलिए जूलॉजी के पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है और बायोलॉजी का भी पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। बोटनी वनस्पति यानी पेड़ पौधे, तो आप बोल सकते हैं इसका परिभाषा वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के जीवन का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? बोटनी अर्थात वनस्पति कहलाता है। हाँ, इसके पिता अलग हैं। इनके पिता का नाम है थ्रियोफ्रेटस। थ्रियोफ्रेटस इन्होंने भी एक अरस्तु से प्रेरणा लेकर एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस बुक का नाम याद रखिएगा, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, तो बोटनी के पिता कौन है? थ्रियोफ्रेटस हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी थी। किससे प्रेरणा लेकर लिखे थे? तो वह बायोलॉजी के पिता अरस्तु से प्रेरणा लेकर के यह हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखे थे। इसमें भी 500 प्रकार के पेड़ पौधों के जीवन के बारे में अध्ययन किए गए थे। अतः इस बोटनी के पिता किन्हें कहा गया? थ्रियोफ्रेटस को कहा गया। ठीक है, तो इस जूलॉजी और बोटनी का जब हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेते हैं तो वह किसका अध्ययन हो जाता है? बायोलॉजी का अध्ययन हो जाता है। ठीक है, अब इस जूलॉजी और बोटनी को भी विस्तृत से अध्ययन करने के लिए
दो शाखाएं बांट दी गई, जहां पे मार्फोलॉजी और एनाटॉमी कहा गया। ठीक है, मार्फोलॉजी अर्थात इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या हमारे जानवर हैं, इन सभी जीवों के बाहरी अध्ययन को क्या कहा गया? मार्फोलॉजी कहा गया। और इन सभी जीवों के, जंतु और पेड़ पौधे, इस दोनों के आंतरिक अध्ययन को क्या कहा गया? एनाटॉमी कहा गया। मार्फोलॉजी जंतु प्लस पादप की बाहरी अध्ययन को क्या कहा गया जी? मार्फोलॉजी। और एनाटॉमी किसको? जंतु प्लस पादप के आंतरिक अध्ययन को क्या कहा गया? एनाटॉमी। तो देखिए, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर हम बोटनी का भी अध्ययन कर लेते हैं और इस जूलॉजी का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, जब इस मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर अब कुछ बचा ही नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन समस्त जीवों के बाहरी भी अध्ययन कर लिए और आंतरिक भी अध्ययन कर लिए। जब दोनों प्रकार के अध्ययन हो गए तो हमारे क्या हो गए? संपूर्ण बायोलॉजी का ज्ञान समाप्त है और पूरे बायोलॉजी का अध्ययन संपूर्ण हो गया। ठीक है, लेकिन इस बायोलॉजी को कहीं कहीं अपवादों का भी विज्ञान कह दिया जाता है। अपवादों का विज्ञान। तो याद रखिएगा, साइंस में 3 शाखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इस तीनों शाखाओं में जो हमारी बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के अंतर्गत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अतिरिक्त अलग कार्य करने लगते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सभी के सभी सिद्धांत जितना टू द पॉइंट कहेंगे उतना ही करेंगे। किंतु साइंस के कुछ कुछ सिद्धांत हैं जो कि क्या हो गए हैं? अपने तथ्यों से विचलित हो चुके हैं। जैसे एक सिद्धांत आप सभी जानते होइएगा, स्तनधारी का सिद्धांत है। स्तनधारी का सिद्धांत है। स्तनधारी का सिद्धांत आप सभी से पूछना चाहेंगे हम, आप सभी अपने मन से पूछिएगा, जब स्तनधारी शब्द आता है कि स्तनधारी जंतु कौन है, तो आप सीधे लफ्ज में बतलाते हैं कि जिस जंतु के पास स्तन है वो स्तनधारी कहलाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मली छोटी सी बात है। लेकिन स्तनधारी होने का 3 शर्त होता है, आप तीनों शर्त को लिख लीजिए। इस तीनों शर्त जो जंतु पालन करेगा वह स्तनधारी कहलाएगा। जैसे पहला शर्त है, जिस शरीर पे बाल होगा, जिस जंतु के शरीर पे बाल होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्तनधारी कहलाएंगे। जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाएंगे? स्तनधारी कहलाएंगे। जो अपने बच्चे को दुग्ध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाएंगे। यह 3 शर्त जो जंतु पालन करेगा वह स्तनधारी कहलाएगा, और यह तीनों शर्त में से एको को पालन नहीं करेगा वो स्तनधारी नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी के ठीक विपरीत एक जीव है जिसका नाम है एकिडना, और दूसरा जीव है डॉक बिल प्लेटिपस। डॉक बिल प्लेटिपस, ये दोनों के दोनों ऐसे जीव हैं जो अंडे देते हैं, परंतु वो अपने बच्चे को दुग्ध पिलाते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं। तो यह अंडे देने के कारण यह स्तनधारी तो नहीं कहलाने चाहिए, लेकिन इस जीव को भी स्तनधारी के श्रेणी में रखा गया है। इन सभी उदाहरणों के आधार पर यह सत्यापन हुआ कि बायोलॉजी एक अपवाद के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बायोलॉजी को अपवादों का विज्ञान भी कहा गया है। अतः आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी धीरे धीरे कल से अगले नेक्स्ट वीडियो से आपको चैप्टर की शुरुआत कराई जाएगी, जो कि ऑल बोर्ड जो भी हमारे उत्तरी भारत के अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी राज्यों के लिए जो NCERT पैटर्न पर आधारित हैं, उन सभी राज्यों के लिए कल से 12th की बायोलॉजी
चैप्टर वाइज प्रारंभ होगी। जय हिंद।